हे गाइस, मैं डॉक्टर शरण और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है नीट पेटी, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि अपकमिंग नीट एग्जाम से पहले आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए और नीट एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से स्टार्ट किया और आज हम सेकंड चैप्टर जो कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है वो कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। What fraction of blood in percentage is constituted by plasma? So ब्लड का दो फ्रैगमेंट्स होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो कितना परसेंटेज प्लाज्मा बनाता है? 55%, 45%, 65%, 35%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 55% is plasma, 45% is your formed elements. Serum is best defined as plasma plus clotting factor, plasma minus clotting factor, plasma minus WBCs, plasma minus platelets. How do you define serum? So serum is nothing but अगर आप plasma से clotting factor हटा दो तो that is your serum. So the correct answer is option B, plasma minus clotting factors. Normal RBC count is 5 to 5.5 million per cubic millimeter, 6 to 6.5 million per cubic millimeter, 4 to 4.5 million per cubic millimeter, 3 to 3.5 million per cubic millimeter. नॉर्मल आरबीसी काउंट, ये जो काउंट्स है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है कि नॉर्मल आरबीसी काउंट इज ऑप्शन ए, 5 to 5.5 million per cubic millimeter. Which of the following is the graveyard of the RBCs? Graveyard मतलब graveyard means जहाँ पे RBC जाके destroy होता है. Liver, bone marrow, spleen और kidney. So the correct answer is option C. Spleen is the graveyard of RBCs और life duration कितना होता है RBC का? 120 days. Leukocytes are called WBCs because WBCs क्या है? White blood cells. So leukocyte को white blood cells क्यों कहते हैं? Because they lack hemoglobin, they have white pigments, they have granules. Hemoglobin is present but does not express red color. So the correct answer is option A. WBCs lack hemoglobin, that is why they are white in color. Which of the following is not a granulocyte? Eosinophil, neutrophil, monocyte, basophil. So not a granulocyte. जितने भी आपके ल्यूकोसाइट्स है, WBCs है, वो दो टाइप्स के होते हैं. एक या तो ग्रैन्युलोसाइट होगा या ए ग्रैन्युलोसाइट होगा. तो ग्रैन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं हमारे? ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल. इन तीनों को हम ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं क्योंकि इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं हमारे? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. ये दो हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, मतलब उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता. So question is asking which of the following is not a granulocyte. So the correct answer is option C. Monocyte is not a granulocyte. Most abundant WBC in blood is most abundant basophil, eosinophil, neutrophil, monocyte. सबसे ज्यादा कौन से टाइप का WBC होता है? The correct answer is option C. Neutrophil is the most abundant WBC. Antigen found in surface of RBC of a person with blood group O. A antigen, B antigen, both A and B or nil. Antigen on the surface of the RBC. So based on the antigen कौन सा present है, ब्लड ग्रुपिंग का डिफरेंट टाइप्स होता है. या तो वो ए हो सकता है, या तो वो बी हो सकता है, या वो ए बी हो सकता है, या वो ओ हो सकता है. सो ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है? उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है. ब्लड ग्रुप बी का मतलब क्या है? उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है. ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब क्या है? उसमें एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है. और क्वेश्चन में पूछा है ब्लड ग्रुप ओ. ब्लड ग्रुप ओ मतलब उसका कोई भी एंटीजन नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नील. Erythroblastosis fetalis occurs when mother is Rh positive, child is Rh negative, mother is Rh negative, child is Rh positive, mother is A and child is O, mother is O and child is A. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस ये कंडीशन होता कब है? ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का कंडीशन है. सो ऑब्वियसली ऑप्शन सी और डी तो ऑलरेडी आउट हो गया. RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा कि मदर RH नेगेटिव होगी, बच्चा जो होगा मदर के वूम में वो RH पॉजिटिव होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव चाइल्ड. अब होता क्या है? होता ये है कि RH नेगेटिव मदर है, बच्चा RH पॉजिटिव है. फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में क्या होगा कि जो बच्चे का ब्लड होगा थोड़ा बहुत मैटरनल ब्लड में चला जाएगा, मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा. जो मैटरनल सर्कुलेशन में RH पॉजिटिव ब्लड जाएगा मतलब वो आरबीसी जिसके पास RH एंटीजन है. जो एंटीजन ब्लड में जाएगा और पहली बार वो एंटीजन देखेगा मदर का ब्लड, तो मदर का ब्लड क्या बनाएगा? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा और वो प्रिजर्व करके रख लेगा. तो जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में भी बच्चा विल बी RH पॉजिटिव ओनली. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ट्रेट RH पॉजिटिव एंटीजन इज अ डोमिनेंट ट्रेट. तो बच्चा RH पॉजिटिव सेकेंड टाइम भी होगा. तो सेकेंड टाइम जब बच्चा RH पॉजिटिव होगा तो मदर में जो RH एंटीबॉडीज बनाई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो जाके बच्चे के RH पॉजिटिव आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगा. और जब RH पॉजिटिव आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगी तो उसी कंडीशन में बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस.
Which of the following is incorrect? Duration of cardiac cycle is 0.8 minutes. Stroke volume is 70 ml. Heart rate is 72 times per minute. Cardiac output is 5 liters. Is incorrect. Which of the following is incorrect? So the correct answer is option A is incorrect. Duration of cardiac cycle is 0.8 seconds and not minutes. Fastest distribution of some injectable material or medicine with no risk of any kind can be achieved by injecting it into arteries, veins, lymph vessels or muscles. So the correct answer is option B, veins. So basically क्वेश्चन पूछा जो इंट्रावीनस आईवी इंजेक्शंस देते हैं वो किस में दिया जाता है. So आईवी इंजेक्शंस नाम से पता चल रहा है इंट्रावीनस वेन्स में दिया जा रहा है. उसके अलावा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी होते हैं जो मसल्स में दिया जाता है. लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेन्स. ABO blood grouping is controlled by gene I, which has 3 alleles and shows codominance. There are a total of 6 genotypes. How many phenotypes are possible? 3, 4, 5 or 6. So total number of phenotypes of पूछ रहे. So we all know कौन कौन से blood groups possible है? A, B, AB and O. So correct answer is option B, that is 4 phenotypes are possible. Sickle cell anemia is caused by substitution of valine by glutamic acid in beta globin chain of hemoglobin, caused by a change in single base pair of DNA, characterized by elongated sickle-like RBCs with nucleus and autosomal linked dominant trait. अब वैसे तो ये जेनेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज होता है इसमें, इसीलिए इसको मैंने यहीं पे इंक्लूड कर लिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. Compared to blood, our lymph has plasma without proteins, more WBCs and no RBCs, more RBCs and less WBCs, no plasma. So the correct answer is option B. Lymph has more WBCs and no RBCs. Blood is a kind of areolar tissue, connective tissue, structural tissue or reticular connective tissue. The correct answer is option B. Blood is a kind of connective tissue, rather it is a special connective tissue. Which one of the following is not related to clotting of blood? Fibrin, fibrinogen, calcium or sodium? The correct answer is option D. Sodium has no role to play in blood clot. Which of the following carries glucose from digestive tract to liver? Hepatic artery, portal vein, pulmonary vein, none of these. Which of the following carries glucose from digestive tract to liver? ठीक है. अब देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में एक अलग टाइप का सर्कुलेशन होता है जिसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं. और होता क्या पोर्टल सर्कुलेशन में? पोर्टल सर्कुलेशन में जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो एब्जॉर्ब किया जाता है और लिवर की तरफ ले जाया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पोर्टल वेन. अब देखो हेपैटिक आर्टरी जब हम बोलते हैं, हेपैटिक मतलब लिवर है, ठीक है. मतलब लोगों को कंफ्यूजन क्या हो सकता है इसमें, जिनको पोर्टल वेन के बारे में नहीं पता. हेपैटिक लिवर बोला, क्वेश्चन में पूछा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर ब्लड जा रहा है तो वो हेपैटिक आर्टरी मार्क कर देंगे. तो गलत है ये. क्यों? क्योंकि हेपैटिक आर्टरी और हेपैटिक वेन इनका फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर की तरफ जाना नहीं है. इनका फंक्शन है हार्ट से लिवर की तरफ जाना. मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से वो हेपैटिक आर्टरी लेके आएगा लिवर के लिए, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लिवर से वो हेपैटिक वेन लेके जाएगा हार्ट की तरफ. इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का खाना कहीं पे नहीं आ रहा. लेकिन जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन क्या करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से लिवर की तरफ चलता है. अब देखो पोर्टल वेन में वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट इज नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उससे ऑक्सीजन डाइजेस्टिव सिस्टम पहले ही ले चुका है. लेकिन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी क्या होता है कि आपका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है जो कि लिवर को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखना है, उसको फर्दर प्रोसेस करना है. ठीक है. सो पोर्टल वेन इज द आंसर. इट कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लिवर. Which of the following vein has the least amount of urea? Pulmonary vein, hepatic portal vein, hepatic vein or renal vein? Least amount of urea. So the correct answer is option D. Renal vein will have the least amount of urea. क्यों होगा लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? क्योंकि जो रीनल वेन है दैट इज द वेन दैट इज लीविंग दी किडनी. तो जब वेन किडनी से निकल रहा है तब आपका ब्लड किडनी फिल्टर कर चुका है. जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वेन में जा रहा है. फिल्टर्ड ब्लड विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया. देखो ये बिल्कुल लॉजिकल आंसर है. ये रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा. ये रटने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना. ये लॉजिकल है. आपको बस एनाटमी याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी याद रखना है, और उसमें सोचना है कि अच्छा हाँ आर्टरी अंदर जा रही थी, रीनल वेन बाहर आ रही थी. जो रीनल वेन बाहर आ रही थी वो वेन क्या लेके आएगी? ब्लड ही लेके आएगी. लेकिन कौन सा ब्लड लेके आएगी? फिल्टर्ड ब्लड लेके आएगी. भले ही वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर्ड ब्लड है. ठीक है. और जो रीनल आर्टरी लेके जाएगी वो क्या होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेकिन वो अनफिल्टर्ड ब्लड होगा. तो अगर किसी ने पूछा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होगा तो रीनल
आर्टरी में होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया अगर किस में होगा तो वो रीनल वेन में होगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन, हेपाटिक पोर्टल वेन, हेपाटिक वेन, इन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया नहीं है, ठीक है। In rabbit, the four-chambered heart promotes double circulation, single circulation, systemic circulation और venous circulation. The correct answer is option A. जहाँ पे भी फोर चेम्बर्ड हार्ट आ गया वहाँ पे डबल सर्कुलेशन था। डबल सर्कुलेशन मतलब एक पल्मोनरी सर्कुलेशन चलेगा, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन चलेगा। Antigen A and antibody anti-B is present in blood of blood group B, A, AB और O। अब मैंने पहले भी बताया था ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द एंटीजन। सो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए। एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होता तो क्या होता वो, ए बी ब्लड ग्रुप, और एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एब्सेंट होता तो क्या होता वो, ओ ब्लड ग्रुप। At high altitude, the RBC in human blood will increase in size, decrease in number, increase in number, decrease in number. So what will happen at high altitude to RBC? The correct answer is option C, it will increase in number. Why? So basically क्या होता है, जब भी आप high altitude में जाते हो, height जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे atmospheric pressure of oxygen will come down. If the partial pressure of oxygen is coming down in atmosphere, the amount of oxygen that is going inside the lung will be less. Amount of oxygen going inside the lung is less, so amount of oxygen going into RBC will be less. So body क्या करती है, क्योंकि बॉडी को कम ऑक्सीजन मिल रहा है, बॉडी कोशिश करती है कि हम ज़्यादा RBC बनाएं। सो अगर ज़्यादा RBC बनाएंगे तो एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए हमारी बढ़ेगी, एफिनिटी बढ़ेगी तो हमारा वो ज़्यादा RBC ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, है ना। सो दैट इज वाई देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ RBC whenever individual moves to high altitude. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज लिवर, स्प्लीन, हार्ट, लंग। ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पहले आ रखा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। An antibody is a molecule that specifically inactivates an antigen component of blood secretion of mammalian RBC, WBC, which invades bacteria. Antibody is, the correct answer is option A, it is a molecule that is specifically made up to inactivate a antigen. So हर antigen के against एक specific antibody होती है। जैसे कि इन ब्लड ग्रुपिंग अगर एंटीजन ए है तो आपके पास एंटीबॉडी क्या होती है, एंटी बी। एंटी बी क्यों, क्योंकि गलती से अगर बी एंटीजन वाला आरबीसी आ गया तो उस बी एंटीजन को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो ये जो एंटी बी है वो बी एंटीजन की स्पेसिफिक है, ठीक है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एंटीबॉडी, ये मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर में बताया। ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर एंटीबॉडी। valve present between left auricle and left ventricle. So basically left atria और left ventricle के बीच में left side में कौन सा valve present है, bicuspid, tricuspid, atrioventricular और Thebesian valve. The correct answer is option A, it is a bicuspid valve. Tricuspid valve कहाँ पे located होते हैं, right side में। Clot inside blood vessel is known as thrombus, embolism, thrombosis or fibrin plug. So the correct answer is option A. Whenever there is a clot inside the blood vessel, it is called as thrombus. Pacemaker of the heart is AV node, SA node, Purkinje fibers or papillary muscles. The correct answer is option A. SA node set the pace of the heart. Heartbeat is controlled by which cranial nerve? 10th, 11th, 9th और 5th cranial nerve. The correct answer is option A, 10th cranial nerve. So 10th cranial nerve होता क्या है, थोड़ा सा out of NCERT है, it is the vagus nerve. आप लोग को पता है total 12 pairs of cranial nerve is there. 10th cranial nerve is vagus nerve, which is also the longest cranial nerve. So vagus nerve क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है टू द हार्ट। अब हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको भी ये पता है कि अपने हिसाब से वो बीट करता है, एसए नोड उसका पेस सेट करता है। लेकिन ये जो पेस सेट किया है इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है बेस्ड ऑन आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। जैसे कि फाइट और फ्लाइट जब कंडीशन आता है तो हार्ट की रेट इंक्रीज होती है ना। जब वो कंडीशन चला जाता है तो हार्ट की रेट डिक्रीज हो जाती है। जब आप सो रहे हो तो हार्ट की रेट डिक्रीज हो जाती है ना। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सीएनएस वाले चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में मैंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का एक टेबल दे रखा है। उसमें ये मेंशन कर रखा है कि कब हार्ट रेट इंक्रीज होता है और कब हार्ट रेट डिक्रीज करता है। सो बेसिकली जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। ब्लड ड्यूरिंग डायस्टली लीव्स द हार्ट, enters the heart, enters the lung, leaves the ventricle.
What is diastole? Diastole is relaxation. So diastole के टाइम में होता क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. डायस्टली के टाइम में ब्लड हार्ट में घुसता है, चाहे वो एट्रियल डायस्टली हो, चाहे वो वेंट्रिकुलर डायस्टली हो, चाहे वो जॉइंट डायस्टली हो, है ना. एट्रियल डायस्टली में क्या हो रहा है? ब्लड एट्रिया में घुस रहा है. फिर वेंट्रिकुलर डायस्टली में क्या हो रहा है? ब्लड एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पूरा वेंट्रिकल में जाएगा, वो वेंट्रिकुलर डायस्टली है. जॉइंट डायस्टली में क्या होता है? एट्रिया भी रिलैक्स स्टेट में है, डायस्टली में है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेट में, डायस्टली में, तो उसमें दोनों में फ्रीली ब्लड फिल होता है. ठीक है. सो ब्लड विल ऑलवेज फिल द हार्ट और इट विल एंटर द हार्ट इन डायस्टली. If RBC is kept in a hypotonic solution, it will burst, shrink, retain its size or swell up. RBC is kept in a hypotonic solution. So the correct answer is option A, it will burst. देखो सबसे पहले RBC is what? RBC is an animal cell, मतलब बाहर से सेल वॉल नहीं है, जो है उसका सेल मेम्ब्रेन है. हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी के अंदर वाटर का कंटेंट कम है, बाहर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा. सो क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा. ऑस्मोसिस होगा तो बाहर से वाटर सेल के अंदर मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा. अब देखो वहाँ पे प्लांट सेल होता तो एक टाइम के बाद सेल वॉल में जाके सेल मेम्ब्रेन या फिर पूरा सेल स्वेल होके सेल वॉल में जाके चिपक जाता और सेल वॉल उसको फर्दर एक्सपैंड होने नहीं देता. अगर फर्दर एक्सपैंड नहीं होता तो वो बर्स्ट नहीं होता. लेकिन एनिमल सेल, नॉट जस्ट आरबीसी, कोई भी एनिमल सेल ले लो, उसमें ये सेल वॉल का फीचर अवेलेबल नहीं है. तो वो जितना आप पानी देते रहोगे, जितना हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसको डाल के रखोगे, उतना ही वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेता रहेगा. अब जब वो वाटर लेता रहेगा तो वो ग्रो करता रहेगा और एक टाइम के बाद स्वेलअप होकर वो बर्स्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट विल बर्स्ट. So those are the MCQs for today. I hope you're finding this series of chapter wise MCQs helpful and it is helping in your NEET preparation. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video, and if you're new out there, don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching.